हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम अपना एनडीडीएस का नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे नासो-पल्मोनरी ड्रग रिलीज सिस्टम के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है और पल्मोनरी रूट ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसके विषय में उसके फैक्टर्स, उसके मैकेनिज्म और उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फार्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स और जिसमें ड्राई पाउडर, मीटर डोजेस एंड नजल स्प्रे, नेबुलाइजर के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आपने ये चीज़ समझ लिया तो जो आने वाली वीडियो है फार्मुलेशन इनहेलर्स वगैरह का, वो काफ़ी आसानी होगी आपको समझने के लिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नासो-पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें बेसिकली आपके दो टॉपिक दिए गए हैं। पहला क्या है, एक है नेजो। नेजो का मतलब होता है नाक, नाक का मतलब नोज, नोज में जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, नजल कैविटी बोलते हैं। तो नजल कैविटी में जो ड्रग का डिलीवरी कराया जाता है उसके सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और दूसरा क्या है, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी का मतलब क्या है कि जो आपके पल्मोनरी है, जो आपके लंग्स में पल्मोनरी लगी हुई है, हार्ट वाल्व से पल्मोनरी लगी हुई है, उसके थ्रू आप कैसे ड्रग का डिलीवरी कराएंगे फॉर द लोकल एक्शन एंड सिस्टमेटिक या सिस्टमिक एक्शन के लिए, ठीक है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो यही आज का मेन मोटिव हमारा क्या होगा कि आपको केवल दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जब बच्चों की हम नेबुलाइजर करवाने जाते हैं तो कैसे ड्रग हमारे नोज के माध्यम से होकर कैसे लंग्स में जाता है, और जो वहाँ पे कफ होते हैं, जो हमारे वहाँ पे म्यूकस होते हैं, वो थिक से थिन बन जाते हैं, उसके बाद वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, हमको आराम मिल जाता है। अगर दूसरी बारे में बात करें तो जैसे आप इनहेलर का यूज करते हैं, तो इनहेलर जैसे ही आप अपने माउथ कैविटी से लेते हैं उसके बाद सीधा आपके लंग्स में जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपको तुरंत जो कि आपके दम घुटने की या सांस फूलने की जो भी दिक्कत थी उससे आपको निजात दे देता है। तो उसी को अपने दिमाग में रखना है, उसी के आधार पर आज हमको चलना है। तो बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, ये ऑलरेडी हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं। इसमें बेसिकली हम या तो उससे मतलब रेट ऑफ रिलीज को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम उसको मॉडिफाई करके एक स्पेसिफिक टारगेट एक्शन के लिए उसको टारगेट एरिया पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम उसको ऐसे कंडीशन प्री डिटरमाइंड रेट लगा देते हैं या प्री डिटरमाइंड उसकी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग जाकर के एग्जैक्ट वहाँ पे जाए और अपना जो एक्शन हो वो धीरे धीरे सस्टेन डिलेड तरीके से काम करे। ठीक, ये हो गया। अब नजल के बारे में बात करें तो नजल के रूट से जो हम ड्रग को डिलीवर करते हैं उसका एक सिस्टम है, उसको बोलेंगे नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द नजल वेस्टिब्यूल। अब नजल वेस्टिब्यूल क्या है, देखिए जब पिछली बार आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ में मैंने आपको बताया था नजल कैविटी के बारे में, पूरी फार्माकोलॉजी वहाँ पे समझाई थी कि कैसे नजल जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं, जो अगर आप अपने इस समय नाक देख रहे हैं तो नाक के जो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में, मतलब अंदर की साइड में आप देख रहे हैं कि एक छोटा टाइप का मतलब गांठ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको छुएंगे तो आपको एहसास होगा, उसी को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स। और वही क्या करता है, हमारे ड्रग को अंदर लेकर के जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द नजल वेस्टिब्यूल्स, मतलब नजल वेस्टिब्यूल में हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जहां इट ट्रेवल अलॉन्ग द नजल कैविटी एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, जहां पर वो नजल कैविटी में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वही ट्रेवल करेगी। अब बात आती है कि जैसे नजल कैविटी में कैसे, कहां पे कैसे इसका काम होगा। देखिए आप क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, वहां से ऑट्रीविन लेकर आते हैं, ठीक है, जो कि नाक में आपके जब जम जाता है, ठीक है ना, तो या नाक में आपके कंजक्शन हो जाता है तो आप उसी का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे आप उसको डालेंगे तो आपके नजल कैविटी के लिए है कि वहां पर उसको खोल देगा, किससे, अल्फा एगोनिस्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पे हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है वेन्स का, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है और आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। वही अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारी ऐसी ड्रग होगी जिसको हम जैसे नेबुलाइजर हो गया, उसको आप नोज के द्वारा इंटेक करते हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और जिस भी प्रकार की वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है या कफिंग वगैरह होती है उससे आपको आराम देती है। ठीक है ना, तो ये हो गया कि आपका नजल ड्रग रिलीज सिस्टम हो गया। The drug is absorbed through highly vascularized nasal mucosa into the systemic circulation। इसका मतलब क्या है कि जो नजल म्यूकोसा के द्वारा जो हमारी ड्रग होगी वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है ना। सो इट एग्जर्ट इट्स एक्शन आइदर लोकली और सिस्टमिकली। इसका मतलब क्या है, जिससे कारण से ये अपना जो एक्शन होगा वो लोकल भी दे सकती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर भी अपना एक्शन दे सकती है। अभी आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे नजल रूट के द्वारा जो ड्रग हमारी ब्रेन के अंदर भी काम करती है। जैसे अभी आपने कुछ लोगों ने भी ऐसे महसूस किया होगा कि जब आप कोई चीज़ मतलब कान नाक के थ्रू लेते हैं
तो वो सीधा आपके ब्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन वगैरह देखने को मिलता होगा। खास करके जब गाँव में आपने देखा होगा कि जब सरसों का तेल नाक में करके डालते हैं, उसको फिर सुरखने के लिए बोलते हैं कि आप अंदर फिर उसको खींचिए, तो वो आपके सीधा ब्रेन में चला जाता है और आपको इरिटेशन होता है। लेकिन वो फायदा भी उतना ही अच्छा करता है। तो वो ब्रेन तक जाता है। कैसे ब्रेन तक जाएगा, अभी जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। तो नजर रूट आल्सो यूज फॉर द ड्रग टू द सीएनएस बाय क्रॉसिंग द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कहने के जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू है, इसको क्रॉस करके जो हमारी ड्रग होगी वो सीएनएस तक भी पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये बात आपको समझ में क्लियर हो गई कि नजल ड्रग सिस्टम होता क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं नजल वेस्टिब्यूल से, जो कि हमारे नजल कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के ट्रेवल करते हैं, उसके बाद अपना सिस्टमिक और लोकल एक्शन शो करते हैं। यही कहलाता है क्या, नजल ड्रग रिलीज सिस्टम। और ये यूज किए जाते हैं आल्सो यूज इन द सीएनएस, मतलब रिलीज कराने के लिए ड्रग इनटू द सीएनएस बाय क्रॉसिंग द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना। उसके बाद आता है इसके मैकेनिज्म ऑफ नजल ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करती है हमारी नजल ड्रग रिलीज सिस्टम। देखिए आपने एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपने सेकंड पढ़ा था, ठीक है ना, ट्रांससेल्युलर पाथवे एंड पेरिसेल्युलर पाथवे, वही मतलब जहाँ पे टायर्ड जंक्शन का यूज करके हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे थे, एब्जॉर्ब करवा रहे थे, वही यहाँ पर यूज होगा। तो रेस्पिरेटरी रीजन इज कंसीडर टू बी मेजर रीजन फॉर विच मे अंडरगो नजल एब्जॉर्प्शन पाथवे। इसके दो है, एक ट्रांससेल्युलर पाथवे, एक पेरिसेल्युलर पाथवे है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात करें कि जो ड्रग हमारी होती है वो कैसे हमारी काम करती है। देखिए ये जो है, अगर आप इसको बता देते हैं, इसको बना देते हैं अच्छी तरीके से, अपने कॉपी में ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे मैकेनिज्म के। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर उससे मैकेनिज्म पूछा हुआ है कि आखिर ड्रग जो हमारी होती है कैसे काम करेगी हमारी नेसोपल्मोनरी रूट से, तो आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो हम पहले ड्रग इंटेक करेंगे नजल कैविटी के द्वारा। अब वहाँ से या तो आपको ब्रेन की तरफ जाएगा, या तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ, या तो ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके ब्रेन में जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो आपके रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। तो अगर नजल कैविटी हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में गई तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में चली जाएगी। उसके बाद जो नजल कैविटी के हमने जब से ड्रग इंटेक की वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में गई, तो यहाँ पर वो दो चीज करेगी, या तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी एब्जॉर्ब होके, या तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। मतलब म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस का मतलब क्या है कि जो आपके नोजल हो गए और जो आपके माउथ हो गए, जिसके खांसने के बाद में आपका जो म्यूकस निकलता है, या आप नाक को जब एलिमिनेट आउट करते हैं, इवाकुएट करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो म्यूकस होता है बाहर निकलता है, तो उसके माध्यम से वो जो ड्रग होगी हमारी बाहर निकल जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। ठीक है। तो उसके थ्रू जब बाहर निकल जाएगी तो इसका कोई भी एक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, केवल लोकल एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीधा ब्रेन पे भी इफेक्ट कर देगी और ब्रेन से वापस आएगी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो बेसिकली जो नजल का जो हमारा काम क्या है कि हमको लोकल एक्शन चाहिए होता है अपने नोज के ऊपर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, वो दोनों के दोनों हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है ना। और खास करके हमारे ब्रेन पे भी देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद इसके पाथवे कौन कौन से, ट्रांससेल्युलर पाथवे है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से क्या कर जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और दे टायर जंक्शन के थ्रू। आपने इसको बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिक्स में इसको आपने पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी में मैं आपको इसको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और बायोफार्मास्यूटिक्स में मैं आपको इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो ट्रांससेल्युलर पाथवे होता है वो टायर जंक्शन के माध्यम से होता है। ठीक है ना। इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस प्रकार की ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होगा, लाइपोफिलिक ड्रग की, जैसे लेवोडोपा हो गया और कार्बिडोपा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद पैरासेल्युलर पाथवे होता है, ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है एक्वस रूट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एक्वस कैटेगरी की ड्रग होगी जिसकी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, लाइपोफोबिक हो जाएगी। लाइपोफोबिक का मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या जाता है कि जो वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक। तो वो क्या करेंगे, हमारे जाकर के इस रूट से जाकर के हमारे बॉडी या हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक। ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो ड्रग होती है हमारी वो हमारी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, और वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होगी व्हिच है मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, स्लो सो पुअर बायोबिलिटी, उसकी जो बायोबिलिटी होगी वो पुअर होगी। क्यों, क्योंकि जब उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर हो जाएगा तो वो उतनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो उसकी बायोबिलिटी भी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर इंसुलिन हो गया और हमारी मेलानिन कंसनट्रेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको MCH भी बोलते हैं। ठीक। तो ये चीज़ हो गया इसका मैकेनिज्म। उसके बाद में हम इसके बात करें कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ऐसे बैरियर्स हैं जो कि नजल ड्रग सिस्टम को एब्जॉर्प्शन को वो रोकेंगे। तो
वैसे तो आप बहुत सारे बैरियर्स को समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआत से फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बैरियर्स है, जैसे लो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नजल मेम्ब्रेन होगी, अगर उसकी जो परमेबिलिटी होगी, उसकी जो एफिकेसी होगी वो कम होगी। तो सिंपल सी बात है, जब उसकी परमेशन नहीं हो पाएगा, जब ड्रग का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो वो जाकर के हमारी ड्रग वहाँ पर एक्शन करेगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, द नजल मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल टू पोलर ड्रग एंड लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। मतलब पोलर ड्रग और जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जो पेप्टाइड्स होते हैं जैसे इंसुलिन वगैरह हो गए, उनको ये जल्दी परमिएट आउट नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका बैरियर्स के तरीके से काम करेगा। उसके बाद रैपिड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेट ड्रग फ्रॉम द नजल म्यूकोसा बाय म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। सिंपल सा मतलब है कि जो आप अपनी नाक देखते हैं, जो म्यूकस देखते हैं, जो आपके नाक से निकलता रहता है या माउथ से जब आप खांसते हैं तब निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहलाता है। उसके साथ में जो हमारी ड्रग होगी वो हमारी इलिमिनेट आउट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर वो बैरियर के तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नजल ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले बात आती है बायोलॉजिकल फैक्टर की, जिसमें डिजीज कंडीशन लाइक राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या है, एलर्जिक कंडीशन होती है, जिसमें अगर आपको धुआं हो गया, धूल हो गया या कुछ भी हो गया जो कि आपके नाक में गया, उसके बाद तुरंत आपको जुकाम, सर्दी, खांसी कॉज कर देगा। उसके बाद आपको कोई एंटी एलर्जिक ड्रग लेनी पड़ेगी, लाइक सिट्रेजिन हो गया, क्लोरफेनाइरामीन हो गया, ईटीसी लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको थोड़ा निजात मिलेगा उससे। उसके बाद कॉमन कोल्ड हो गया, नजल पॉलीपोसिस हो गया एंड एट्रोपिक राइनाइटिस हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या होता है, एज अ डिजीज कंडीशन हो गया। अगर आपको इसकी डिजीज है तो इरिटेशन ऑफ नजल म्यूकोसा, वो नजल म्यूकोसा को इरिटेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपको हाइपर हाइपर सेक्रेशन देखने को मिलेगा। किसका, म्यूकस का, किसके द्वारा, म्यूकोसिलरी कैविटी के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आता है नजल सिक्रीशन। अगर आपका नजल सिक्रीशन हाई है तो अबाउट 1.5 to 2 ml पर डे आपका जो होता है नजल कैविटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब यही क्या अगर रिमूव आउट हो जाएगा, मतलब इवाकुएट होता रहेगा आपके नाक के माध्यम से, आपके नजल कैविटी के माध्यम से, तो उसके साथ भी तुम्हारी जो ड्रग होगी वो बाहर निकलती रहेगी। जब उससे वो बाहर निकलती रहेगी तो आपको उसको ड्रग को देखने को नहीं मिलेगा, एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इसके विषय में आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिजीज कंडीशन भी समझ में आ गया होगा, आई होप, और साथ ही साथ में नजल सिक्रीशन भी आपको समझ में आ गया। ये देखो प्रैक्टिकली चीज है कि आप अगर अपने नाक में देखते हैं, डालेंगे, अगर आपको जुकाम है, आपके राइनाइटिस की दिक्कत है, आपकी जो म्यूकस वो क्लियर आउट हो रही है, सीक्रेट आउट हो रही है, अगर आपको ये ड्रग डालेंगे तो म्यूकस के साथ बाहर निकल जाएगी। ये सब कॉमन थिंग है, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर जैसे पेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड में जैसे आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह आ गया, प्रोटीएज एंजाइम हो गया एंड कंजक्टिव एंजाइम हो गया, जो क्या करेंगे, डिग्रेडेड कर देंगे ड्रग को, जैसे इंसुलिन को, डेस्मोप्रेसिन को, कैल्सिटोनिन को एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब एलएच को भी ये क्या कर देंगे, मतलब डिग्रेडेड कर देंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप इस रूट से लेते हैं तो सिंपल से कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे, जैसे पेप्टाइडेज हो गया, प्रोटीएज हो गया एंड कंजक्टिव एंजाइम, जो कि आपके म्यूकस में प्रेजेंट हो गए, जो कि आपके नजल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। वो इंसुलिन को हो गया, डेस्मोप्रेसिन को हो गया, कैल्सिटोनिन को हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को हो गया, इन सबको डिग्रेडेट कर देंगे। और जब इन सबको डिग्रेडेट कर देंगे तो जिस पर्पज से आपने ड्रग लिया था उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वो ड्रग हमारी लेने की आ जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है हमारे किसका, सिंपल सा फैक्टर नजल ड्रग एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारा फार्मुलेशन फैक्टर्स में, जैसे फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे उसकी सोलिबिलिटी क्या है। तो अभी हमने जस्ट सोलिबिलिटी के बारे में बात किया कि अगर उसकी सोलिबिलिटी पोलर होगी तो इसका मतलब वो लेस परमेबल होगा, और जब लेस परमेबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रग का एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो सोलिबिलिटी होनी चाहिए वो हमारी पोलर नहीं होनी चाहिए, वो लाइपोफिलिक होनी चाहिए। उसके बाद लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी कहने का मतलब क्या है कि कितने मतलब कितने रेट तक उसकी लिपोफिलिसिटी एडजस्टेबल है उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। मॉलिक्यूलर वेट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 1000 डाल्टन से, और साथ में अगर वो पोलर ड्रग है तो वो परमिएट नहीं करेगी। विस्कोसिटी के बारे में बात करें, अगर ज़्यादा विस्कस हो गया तो सिंपल सी बात है कि परमिएट मतलब अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, आपको वहाँ पे इरिटेशन कॉज होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है फार्मुलेशन की, जिसकी वजह से जो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन में बाधा बन सकती है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक सी पहली बात है कि पहला चीज़ क्या होगा कि जो इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा वो रैपिड होगा और क्विक ऑनसेट ऑफ द एक्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप इनहेलर का यूज करते हैं, अगर आपके सांस फूलने के दम घुट रहा है, सांस फूल रहा है, दिक्कत है, ठीक है ना,
आप क्या करते हैं, सीधा अपना इनहेलर उठाते हैं, पंप करते हैं 2 बार, पंप करने के बाद आपको सीधा 2 मिनट के अंदर आराम मिल जाए। 2 मिनट या 1 ही मिनट के, मेरे साथ खुद होता है, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद इनहेलर का यूज करता हूँ। जिससे मुझको दिक्कत होती है, मैं उठाता हूँ 500-400 mg का वीडियो, मतलब 500 mg का वीडियो ट्रॉल आता है, ठीक है ना, उसी को मैं यूज करता हूँ। उसको सिंपल सा मैं एक बार पंप कर लेता हूँ, उसके बाद मुझको आराम मिल जाता है तुरंत। ऑन सेट ऑफ द एक्शन देखने को मिलता है विद इन द 5 to 10 सेकंड। अब कुछ लोगों में ऐसे होता है कि जब उनकी ओल्ड मतलब एज ज़्यादा हो जाती है, और जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको ऑन सेट ऑफ द एक्शन देखने को नहीं मिलता, लगभग 2 से 2.5 मिनट उनको एक्शन देखने के लिए वेट करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जिसके मतलब कब होता है, जब आप ड्रग को सिंपल सा ओरल रूट से लेते हैं, आपके स्टमच में जाता है, स्टमच में फिर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, देन लीवर में जाता है, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम के थ्रू से, जिसकी वजह से ड्रग वहाँ पे हमारे डिग्रेडेड भी हो सकते हैं। कुछ ड्रग का अमाउंट हमारे वहाँ पे मेटाबॉलाइट होकर एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ ड्रग अमाउंट के ऐसे बचते हैं जो कि हमारा एक्शन के लिए प्रोवाइड होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें अवॉइडेबल होती है, नहीं होती है। उसके बाद जो नजल म्यूकोसा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है कि जो नजल म्यूकोसा है वो आपको लार्ज सरफेस प्रोवाइड करेगी कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। एंड स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स आर इजीली एब्जॉर्ब थ्रू द नजल म्यूकोसा, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल जिनका जो साइज होगा वो छोटा होगा, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी नजल म्यूकोसा के द्वारा। एंड रिक्वायर लोअर डोज विथ फीवर एरिया, इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा डोज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए मैंने अभी आपको इनहेलर का एग्जाम्पल बताया, 500 mg का एक बार में 500 mg निकला तो 2500 mg निकलेगा ना। अगर आप उसको 2 बार निकालेंगे तो 1000 mg निकलेगा ना। तो इसलिए लोअर डोज में ही काम मेरा हो जाए। अगर वहीं मैं डेरी फाइलिन के बारे में बात करूं तो मुझको उसको हायर डोज की आवश्यकता पड़ती है, वो भी कम मतलब कम काम करती है। कम काम करने का मतलब क्या है कि थोड़ा लेट से काम करती है, उसका एडवर्स एक्शन भी है। वहीं अगर मैं विड्रोट्रॉल के बारे में बात करूँ, बेक्लामेथासोन डाइप्रोपियोनेट के बारे में बात करूँ, इट्राट्रोपियम प्रोबाइड के बारे में बात करूँ, या आपके जो भी डिफरेंट टाइप के जो भी ड्रग्स हैं, सल्मेट्रॉल हो गया, बोडेट्रॉल हो गया, तो इन सब के बारे में बात करें तो इसको एक ही बार आपने पंप किया, लोअर डोज में गया, और जब इसका डोज लोअर होगा तो सिंपल सी बात है इसका जो एडवर्स एक्शन होगा वो भी हमारा कम ही होगा। एंड कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव टू पैरेंट्रल एंड ओरल रूट फॉर द सिस्टमिक ड्रग ऑफ द ड्रग। जैसे आप इंसुलिन का यूज करते हैं, पैरेंट्रल रूट से लेते हैं, या उसको आप इंट्रामस्कुलर रूट से लेते हैं, या आप उसको जो मेटफॉर्मिन वगैरह आती है उसको आप ओरल रूट से लेते हैं शुगर कंट्रोल करने के, तो आप इसको नजल रूट से भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि इसको अल्टरनेटिव के तरीके से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपी। लॉन्ग टर्म थेरेपी का मतलब जैसे COPD हो गया, अस्थमा हो गया, इस समय क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी भी टाइम उसको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी बात करूं तो नियर अबाउट 3 to 4th मंथ में ऐसा मेरे साथ में होता है कि मुझको अस्थमा का अटैक आ जाता है। अस्थमा का अटैक आने के बाद में मतलब फीलिंग ऐसी आती है, या तो भगवान रखे या तो फिर उठा ले। इसका मतलब समझ ही सकते हैं कि कितनी दिक्कत होने लगती है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिंपल सा बात करूँ, आप अपनी नाक बंद कर लीजिए, मतलब अपने दोनों हाथों से क्या करिए, नाक बंद कर लीजिए और अपना मुंह बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर आपने हाथ से थोड़ा सा एकदम छोटा सा छेद खोद दीजिए कि जिससे थोड़ी सी हवा पास आउट हो सके। उसके बाद उसका आप 30 सेकंड के लिए डेमो देख सकते हैं, देख के देखिएगा, डेमो देखेगा। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो अस्थमा अटैक आता है उसमें पेशेंट की कंडीशन क्या हो जाती है। देखिए मैं झेला हूँ, भगवान न करे कि आप लोगों के साथ में हो, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे साथ में ऐसा होता है तो ये कंडीशन मुझको देखने को मिलती है। इसलिए मैं अपना जो नेबुलाइजर है, जो अपना इनहेलर वगैरह है, अपनी जो मेडिकेशंस है वो अपने हमेशा साथ रखता हूँ। लेकिन जब अस्थमा का अटैक आता है तब ये सारी चीज़ें कोई काम नहीं करती। सिंपल सा कब क्या काम करेगा, जल्दी बताओ, कमेंट करोगे कि मैं बताऊँ? चलो मैं बता देता हूँ क्या काम करता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन और डेरिफाइलिन का इंट्रावेनस इंजेक्शन, ना नजल रूट काम करेगी ना पल्मोनरी रूट काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगा। बस क्या काम करेगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg के साथ में और फिर डेरिफाइलिन 2 ml के साथ में, उसी को इंटेक कीजिए, 5 मिनट के अंदर तुरंत अस्थमा का अटैक गायब हो जाता है। देखिए अलग की चीज़ मैं आपको अलग रूट पे लेकर चला गया, बट एक होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते एक वो आ जाता है कि हाँ ये भी बच्चों को जाना जरूरी है, ठीक। उसके बाद में इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या, देखो भाई हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई। एक तरफ एडवांटेज है तो दूसरी तरफ उसका डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, ओनली स्मॉल ड्रग वॉल्यूम मतलब लगभग 20 to 200 माइक्रोलीटर कैन बी गिवन थ्रू दी नजल रूट, मतलब नजल रूट से उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। नॉट सुटेबल फॉर डिलीवरिंग हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड, मतलब कहने का क्या है कि ये मतलब जो हाई मॉलिकुलर वेट का जो कंपाउंड होगा उसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, मतलब वो सुटेबल नहीं है। उसके बाद ड्रग परमेबिलिटी में भी अफेक्टेड बाय फिजियोलॉजिकल म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, इसका मतलब क्या है, अगर आपका म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हो रहा है तो हमारी जो ड्रग
ड्रग की परमेबिलिटी होगी वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रग हमारी होगी वो म्यूकस के द्वारा जो हमारी होगी वो बाहर निकलती रहेगी और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती रहेगी। क्या कि आपकी वहाँ पे ड्रग ठहरेगी नहीं, तो जिस वजह से वो आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर आपको उसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मे कॉज नजल इरिटेशन, नजल इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। कुछ ड्रग ऐसी होती है कि नजल इरिटेशन कॉज कर सकती है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट इन मैकेनिकल लॉस ऑफ द डोसेज फॉर्म। अब बात करें, देखो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब, जैसे आपने गए बाजार से गए, वहाँ से आप ओट्रीविन लेकर आए। अब ओट्रीविन डालने का आपको पता नहीं है, पहले क्या करते हैं कि उसी ढक्कन को हम जो नीचे होता है उसको तोड़ने के बाद उसको फिर अच्छे से टाइट कर देते हैं, तो हमको सफिशिएंट जो उसका छेद होता है वो मिल जाता है, होल हमको देखने को मिल जाता है। उसी से अगर हम अपने नाक को सिंपल सा सीधा 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे लेट जाए, उसके बाद अपने नाक में डालें, तो ये प्रोसीजर होता है। अब आप खड़े खड़े डालोगे तो कुछ थोड़ा जाएगा, थोड़ा नीचे गिर जाएगा, तो ये इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके वजह से आपको जो डोज के मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे क्या कुछ डिसएडवांटेजेस थे किसके, हमारे नजल ड्रग रिलीज सिस्टम के। उसके बाद में कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि एप्लीकेशन मतलब जब मैंने आपको समझाया कि नजल ड्रग रिलीज सिस्टम होता क्या है, तो उसके एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो पहला क्या है, डिलीवरी थ्रू द ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि आप ड्रग को सीधा ब्रेन में डिलीवर कर सकते हैं। तो जो नजल ड्रग सिस्टम कैन बी यूज्ड टू डिलीवर द ड्रग डायरेक्टली टू द ब्रेन विच कैन बी यूजफुल इन कंडीशन लाइक द एल्जाइमर डिजीज हो गया, पार्किंसन हो गया, ठीक है, बाय द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द नॉन पेप्टाइड फार्मास्यूटिकल्स जैसे आपके प्रोपेनोनॉल हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, कोकेन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये सब कहाँ पे काम करते हैं, सीधा आपके हार्ट पे काम करते हैं कि जब आपको हार्ट वगैरह के प्रॉब्लम होती है। तो सेवरल नॉन पेप्टाइड ड्रग हैव बीन एडमिनिस्टर्ड बाय नजल रूट व्हिच हैव शोन मतलब प्रोमिसिंग रिजल्ट, जिनका जो एक्शन होता है वो हमको पक्का होता है कि एक्शन देंगे ही देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, उसके बाद हाइड्रोलेजाइन हो गया, प्रोपेनोनॉल हो गया, कोकेन हो गया, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये हमारी 100% वायबिलिटी शो करेंगी अगर आप इसको नजल रूट से इनटेक करेंगे तो। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल जैसे जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके इंसुलिन वगैरह हो गए, ठीक है, तो इस रूट से आप उसको हम इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद नजल कैविटी कंटेन्स नोज एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू व्हिच इज कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगी। नजल म्यूकोसा इट फर्स्ट साइट फॉर कॉन्टैक्ट विद द पैथोजेंस इनहेल्ड बाय द नजल रूट। देखिए आपके नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, आप बोलते हैं कि ये बर्थ है, इसको होना नहीं चाहिए, बहुत इरिटेशन कॉज करते हैं, लेकिन गलत। आपके नोजल्स ये एज अ फिल्टर तरीके से काम करते हैं, मतलब ये आपको जो आप ईयर इनटेक करते हैं उसको एज अ फिल्टर करके तब आपके नाक के अंदर भेजते हैं कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जो डस्ट पार्टिकल हो आपके अंदर ना जा सके, ठीक है ना। एंड रूट इज पेशेंट फ्रेंडली, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक, सिंपल सा समझ लो ना भाई कि अगर आप ये करेंगे, अगर बाहर से आप जाइए एक डेयरी फार्जिन का इंजेक्शन लेकर आइए, उसकी जो कीमत पड़ेगी आपको 5 से 10 से 15 रुपये मिलेगी, ठीक। अब आप जो बुडेट्रॉल का इनहेलर है भाई वो 150-200 में अंदर आ जा रहा है, और एक में कितना आपको टोटल 100 डोज मिल जा रही है, मतलब 100 बार आप इनहेल कर सकते हैं। तो आपके लिए इनएक्सपेंसिव हुआ कि नहीं हुआ, फ्रेंडली हुआ, ज़्यादा उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना था, कोई भी आपको वहाँ पे छेदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आप सिंपल से आपको पंप किया आपके सीधा बॉडी के अंदर। यही तो है, यही हमारा क्या होता है, नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें सिंपल से बात हम बात करें तो पल्मोनरी, इसका मतलब जो आपके पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जैसे वेन्स पल्मोनरी होती हैं, ठीक है ना, उसमें हम सिंपल सा ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवा देते हैं उसके थ्रू, जो कि हमारे सीधे लंग्स में जाती है, एयरवेज पासेस में जाती है, देन अपना वो एक्शन करती है। तो डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द ड्रग टू द एयरवेज, मतलब कहने का कि जो आपके एयरवेज होते हैं, जिससे कि जो आपके ड्रग मतलब सिंपल जो एयर होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन आपका इनटेक होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका आउटसाइड में जाता है, तो वो क्या हमारे एयरवेज कहलाते हैं। तो pulmonary drug delivery system is a developing technology in which medication inhaled through the lungs and enters the blood stream through the alveolar epithelium। इसका मतलब क्या है, जो हमारी pulmonary drug system है वो हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब फर्दर इसके ऊपर अभी काम चल ही रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेलर्स का यूज करके जो ड्रग होती है उसको डायरेक्ट इंटर करवा देते हैं अपने लंग्स के अंदर, देन वो हमारी ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, देन वो अपना एक्शन शो करेगी। दिस सिस्टम यूज इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, COPD, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देखिए
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया और अस्थमा मिलकर सीओपीडी बनाते हैं। आप इसको पढ़ चुके हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट में और सीओपीडी के मैनेजमेंट फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 में। अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाकर फार्माकोलॉजी फिर से देख लीजिए, ठीक है ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो जीपेट तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर एक बार वो वाला वीडियो देख ही लोगे या उसके बारे में पढ़ ही लोगे तो कौन सा तुम्हारा क्या चला जाएगा भाई, जाके पढ़ो, नॉलेज लो। उसके बाद द वेरियस मेरिट्स ऑफर्ड बाय द पल्मोनरी रूट इज दैट, इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ मेरिटेस होंगे। देखिए क्या, पहला इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड के साथ अच्छी तरीके से वो सप्लाई हो जाती है। लार्ज सरफेस एरिया आपको प्रोवाइड कराएगी एब्जॉर्प्शन के लिए अबाउट 100 मीटर स्क्वायर का, एंड हैज ए थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो थिन होता है। अब थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होगा तो इसका मतलब क्या है, परमेबिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो जो आपका ड्रग का एक्शन देखने को मिलेगा वो मैक्सिमम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्टेमिक डिजीज, इसका मतलब क्या, जो सिस्टेमिक डिजीज होती है उसमें भी इसके मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, पीडीडीएस। पीडीडीएस का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पोर्सियन नेबुलाइजर हो गया, जिसमें हम इंसुलिन इलेशन का हम सिंपल सा वो करवाते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में। देखिए इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपना शुरू में हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक पेशेंट सीरियस कंडीशन में आया और उसको पटाख से वो लगा दिया गया, जैसे आपको ऑक्सीजन मास्क होता है वो मास्क लगा दिया गया। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये जो मरीज है, ये जो पेशेंट है, ये तो भाई उसका डायबिटीज का है, इसका 500-600 से शुगर ऊपर चला गया है, अभी इसको नेबुला, तो मुझे लगा हो सकता है इसका दम घुट रहा हो। तो मैंने अपने जो डॉक्टर सर थे जो हमारे हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, जो मतलब शुरुआत में जानते होंगे ना कि इतना ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, मुझे भी नहीं थी, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे एक प्रकार का नेबुलाइजर होता है जिससे जो इंसुलिन की कंटिन्यूअस डोज होती है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और जिससे की वजह से जो हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो डाउन आ जाता है, ठीक है ना। उस समय मुझको ये प्रकार मतलब पता चला, ठीक है ना। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग डिपोजिशन इन द लंग्स, मतलब कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है जो ड्रग डिपोजिशन होती है हमारे लंग्स के अंदर। पहला इनर्शियल इंपेक्शन हो गया, इंटरसेप्शन हो गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन हो गया, उसमें ब्राउनियन डिफ्यूजन। देखिए इसमें से आपको दो पता है, ब्राउनियन डिफ्यूजन क्या होता है और सेडिमेंटेशन क्या होता है। इनर्शियल इंपेक्शन और इंटरसेप्शन मुझे आपको बताना है और मैं ये दोनों बताऊंगा, ब्राउनियन डिफ्यूजन भी बताऊंगा, सेडिमेंटेशन भी बताऊंगा, लेकिन उसको आप पहले समझिए इनर्शियल इंपेक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि दिस फिनोमिना अकर इन द अपर ट्रैकियो ब्रोंकियल रीजन, मतलब जो आपके ट्रैकिया और ब्रोंकियल्स होती है उसके रीजन में ये आपको देखने को मिलती है। तो इनर्शियल इंपेक्शन जो होगा इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट मैकेनिज्म एंड कॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स लेयर देन 5 माइक्रोमीटर टू डिपॉजिट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब समझिए कि वेलोसिटी का खेल क्या है, अगर वेलोसिटी आपकी कम होगी, मतलब कहना क्या है, अगर वेलोसिटी आपकी कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तेज होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो प्रेशर आपका कम होगा और जब प्रेशर कम होगा तो आपका सिंपल सा मतलब क्या है, ड्रग उतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट आउट नहीं होगी। तो इसलिए बोला गया डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो क्या करेंगे विथ कॉन्स्टेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो, या एयर फ्लो की वजह से उनका जो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। एंड द ड्रग कोलाइड, कोलाइड का मतलब जाके टकराएंगे किससे, द वाल्स ऑफ द एयरवेज, एयरवेज के वाल से, और डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, हमारे रेस्पिरेटरी वाल्स के ऊपर। देन वो अपना एक्शन वहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या आता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वो जाकर के नीचे के तल पे बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन जैसे आप अपने एक पानी का गिलास लिया, उसमें हमने बालू डाला, बालू क्या हुआ नीचे जाकर के बैठ गया, उसी को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे साइज के वो सेडिमेंट हो जाएंगे कहाँ पर, आपके ब्रोंक्यूल्स में एंड एल्वियोलर में, ठीक है ना। तो जब हमारे जो दिस रीजन हैव लो वेलोसिटी एंड हाई ग्रेविटेशनल पल्स, मतलब कहने के क्या है कि इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो हम इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारी ड्रग होगी वहाँ पे वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी और जब वहाँ पे वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगी तो अपना एक्शन वहाँ पे वो शो करना स्टार्ट कर देगी। तो जो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे मैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द ईयर पैसेज, सिंपल सी बात है, जो आपके हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे वो आपके ईयर पैसेज से क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसका ब्राउनियन डिफ्यूजन, ब्राउनियन डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब जो ब्राउनियन मतलब मोशन करते रहेंगे और जिसकी वजह से आपके जो मतलब ब्रोंकियल्स होंगे या जो ट्यूबल्स होंगे वहाँ पे वो जाकर के टकराते रहेंगे और आप जहाँ पर उनको जरूरत पड़ेगी वहाँ पर वो जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद इंटरसेप्शन होता है। दिस प्रोसेस यूजुअली अकर्स इन अ स्मॉल एयरवेज एंड इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि उसके फिजिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड होंगे और ये कहाँ पर जाकर डिपॉजिट होंगे, जहाँ पर आपको स्मॉल एयरवेज आपको दिखाई देगा, ठीक है ना।
ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब पल्मोनरी ड्रेनेज सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। एंड एग्जांपल ऑफ नॉन इन्वेसिव रूट। नॉन इन्वेसिव रूट का मतलब क्या होता है कि अभेद, मतलब कहने का क्या है, सिंपल सा नॉन इन्वेसिव सिंपल सा मतलब है यार कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हाईली उसका एक्शन आपको देखने को मतलब एक सुटेबल रूट। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रग आपको देखने को मिलेगी, ग्रेटर एफिकेसी देखने की मिलेगी इन द पल्मोनरी डिजीज में, जैसे अस्थमा सीओपीडी में हो गया। रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, मतलब जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट होता है उससे आपको निजात मिलेगी। रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शन एज कंपेयर टू आईवी, मतलब इंट्रावेनस रूट से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो एक्शन होगा वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थेरापेटिक एक्शन, मतलब थेरापेटिक एक्शन अचीव विद अ सिंगल इनहेलेशन, मतलब एक ही बार आपने इसको इंटेक किया तो आपको वहाँ पर उसका एक्शन देखने को मिलेगा, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्सीलेंट रूट फॉर द सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग सच एज द प्रोटीन हो गया, इंसुलिन हो गया, एटीसी, ठीक। सुटेबल फॉर डिजीज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सच एज अस्थमा हो गया, सीपीडी हो गया, डायबिटीज। देखिए ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जनरल चीज़ में जानते हैं, ठीक, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ड्रग एक्सपोर्ट टू लेस हार्श एंजाइम इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, जैसे वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा फिर लीवर में जाएगा तो वहाँ पर हमारे एंजाइम देखने को मिलेगा, एंजाइम जाकर के उसके ऊपर डिग्रेडेट आउट करेगा, ठीक है ना। उस प्रकार की जो कंडीशन होगी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल सा सीधा आपके लंग्स में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ पर एक्शन देगा, किसी प्रकार के एंजाइम से कोई भी कॉन्टामिनेशन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इम्प्रॉपर डोजिंग कैन अकर, मतलब कहने का क्या है कि जो इसकी डोजिंग होगी वो इम्प्रॉपर हो सकती है कि अगर आपने एक बार इसको पंप किया तो जरूरी नहीं है कि उतना ही अमाउंट आपके बॉडी में जाए जितना आपकी जरूरत हो। सोलिबिलिटी प्रॉब्लम आर एब्जॉर्ब, मतलब जो सोलिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी ऑब्जर्व हो। लार्ज पार्टिकल साइज कॉज इरिटेशन तो कॉज करेगा, कैन कॉज टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। चांसेस ऑफ द ड्रग रिटेंशन वाइल इट क्लियरेंस में पोस्ट डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्लियरेंस होता है वो डिफिकल्टी कॉज कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए इन मैनेजमेंट ऑफ द सीओपीडी एंड दी अस्थमा, जैसे एल्बिट्रॉल हो गया, बैक्लोमेथासोन हो गया, ट्राइट्रोपियम हो गया, लिवोसल्ब्यूटामॉल हो गया, ठीक है। इन सब का यूज करके हम सीओपीडी अस्थमा को ट्रीट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज, जिसमें एफ्रीजा लगाया जाता है इसमें। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, जिससे सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्रग चली जाए। इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट, बोन डिसऑर्डर ट्रीटमेंट एंड लंग ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप जो ये आज का वीडियो था आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जिसमें हम फार्मुलेशन के बारे में बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम नेबुलाइजर, नजल स्प्रे और जो हमारे इनहेलर्स होते हैं उनका कैसे हम फार्मुलेशन करते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।